Hello guys, good morning. Good morning to all of you. Welcome to राष्ट्रीय ऑनलाइन क्लासेस. कैसे हैं बच्चों? I hope you are good. तो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, है ना? 11th क्लास वाले बच्चे आ गए क्या सभी? अरे सर सब बच्चे आ गए. Very good morning अमन यादव. Very good morning. They are great students, हैं? इस क्लास में बहुत अच्छे बच्चे. सारे के सारे बढ़िया रिस्पॉन्ड करते हैं, टाइम से आ जाते हैं, टाइम से चले भी जाते हैं. ठीक है, आओ बच्चों, आज हम लिविंग वर्ल्ड को आगे पढ़ेंगे. और लिविंग वर्ल्ड छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बच्चे बड़ा ढील करते हैं उसको समझने में. सर क्या करें, कैसा रहेगा ये वो. ठीक है, तो अपन इसको समझने लगे. कल हमने लिविंग वर्ल्ड को शुरू किया था. लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड. ठीक है बच्चों, तो लिविंग वर्ल्ड में बच्चों हमने कल क्या किया था कि लिविंग वर्ल्ड में हमने डिस्कस कर लिया था कुछ डिफाइनिंग फीचर्स के लिए, लेकिन वो नहीं थे. जैसे ग्रोथ डिस्कस कर लिया था, ग्रोथ. दूसरा बच्चों रिप्रोडक्शन, और तीसरा बच्चों मेटाबॉलिज्म. ठीक है, आई होप हमने कल क्लास में ये तीन चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था. तो ग्रोथ सर डिफाइनिंग फीचर नहीं है. ठीक है, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ होती है. इंटरनल ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है बच्चों. इतना समझ में आ रहा है क्या कि सर इंटरनल फीचर, इंटरनल ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है. इतना क्लियर है. दूसरा रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कुछ लिविंग बीइंग्स ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, रिप्रोडक्शन करते ही नहीं. और तीसरा बेटा मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म को सर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक तो कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा बच्चों एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म. इतना क्लियर है. एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा कैसा है बच्चों, एनाबॉलिज्म. तो हमने सुना कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है. डिफाइनिंग फीचर है, और ये डिफाइनिंग फीचर किसके लिए है बच्चों? ये जो डिफाइनिंग फीचर है वो लिविंग बीइंग्स के है. मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे वो मेटाबॉलिज्म करेंगे. क्या करेंगे बच्चों? वो मेटाबॉलिज्म करेंगे. तो फिर अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे वो मेटाबॉलिज्म करते हैं. ठीक है बच्चों, वो मेटाबॉलिज्म करते हैं. तो क्या सारी मेटाबॉलिज्म ही डिफाइनिंग फीचर्स में होगी? जैसे सपोज करो हमने पढ़ा था एक इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल, और एक है बच्चों आउटसाइड द सेल. एक इनसाइड द सेल है और एक कैसा है बच्चों, आउटसाइड द सेल है. तो क्या कह सकते हैं अपन इसमें, जो इनसाइड द सेल है ना, दिस इज डिफाइनिंग फीचर. आउटसाइड द सेल डिफाइनिंग फीचर नहीं. मान लीजिए अगर मैं कोई दो बीकर्स लूं और उन बीकर्स में HCl, NH, HNO3 बहुत सारे केमिकल्स ऐड करता हूं, तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो होगी ना. यस, ओके. तो कोई ना कोई यहां पर क्या होगा बच्चों, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो होगी. अब ये जो केमिकल रिएक्शन होगी
इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए तो हम देखेंगे इसके अंदर कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो आउटसाइड द सेल हो रही है। कहां हो रही है बच्चों? आउटसाइड द सेल। तो उसको हम समझेंगे कि वो क्या वो एक डिफाइनिंग फीचर है? नहीं, मेरे हिसाब से वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों पर? वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, अब सुनो, देखो दो तीन चीजें समझ ले। देखो सपोज करो दो वर्ड्स आते हैं बच्चों, एक तो आता है इन विट्रो, विट्रो, और एक आता है इन वीवो। सुना आप लोगों ने? बताओ कितने लोगों ने नाम सुना है? पहला इन विट्रो और दूसरा इन वीवो। ठीक है, अब देखो तो यहां पर अगर हम क्या करें बच्चों, मी, ठीक है सर, तो देखो इन विट्रो का मतलब होता है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ठीक है, और इन वीवो का मतलब होता है बेटा आउटसाइड द सेल, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, इन विट्रो कहां हो रहा है बच्चों? लैब के अंदर, इनसाइड द लैब, इनसाइड द लैब, और इन विवो का मतलब क्या हो रहा है बेटा? आउटसाइड द लैब। इतना क्लियर है? ओके, इनसाइड द लैब और आउटसाइड द लैब, इनकी बात कर रहे हो। तो जो इनसाइड द लैब है और जो आउटसाइड द लैब है, अब जो यूज हम कर रहे हैं, जो टूल्स हम यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल सेल्स के लिए, ठीक है, बायोलॉजिकल सेल्स के लिए, तो देखो इन विट्रो टूल्स जो यूज हम कर रहे हैं बेटा इनसाइड द सेल, तो कोई टूल्स अगर हम यहां पर यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है, किसके लिए? इन विट्रो सेल्स के लिए, तो वो जो फंक्शनिंग होगी इंडिविजुअल बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, इन विट्रो टूल्स, ठीक है, तो ये जो टूल्स है बच्चों जो यहां यूज किए जा रहे हैं सेल के अंदर, इन विट्रो इनसाइड द सेल के अंदर, अगर अपन देखें कि जो कुछ बायोलॉजिकल टूल्स है उनको हम यूज कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चर यानी मेटाबॉलिज्म के लिए काम कर रहे हैं। तो हम क्या बना सकते हैं? एक सेल फ्री सिस्टम। अमन यादव ने पूछा व्हाट इज सेल फ्री सिस्टम? सेल फ्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें बेटा विदाउट सेल हम कुछ टूल से मेटाबॉलिज्म क्रिएट कर सके। क्या कर सकते हैं बच्चों? उसमें मेटाबॉलिज्म से कुछ रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म क्रिएट कर सके, तो उसको हम क्या कह देंगे? विदाउट सेल, यानी जो सेल नहीं है और मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं सेल फ्री सिस्टम। क्या कह सकते हैं बच्चों उसको? अपन सेल फ्री सिस्टम। क्लियर है बात? ओके, अब इसके साथ में आगे आओ बच्चों, ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर कौन है बच्चों? यहां पर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और डिफाइनिंग फीचर के अंदर अपन देखते हैं जो मेटाबॉलिज्म है वो बेटा इनसाइड द सेल अगर हिमांशु होगी तो ये मूव यानी ये प्रेजेंट रहेगा। डिफाइनिंग फीचर इनसाइड द सेल्स, किसके अंदर हो रही है? सेल के अंदर हो रही है। लेकिन अगर ये आउटसाइड द सेल है, द सेल है, तो हम इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। इतना क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, इनसाइड द सेल अगर मेटाबॉलिज्म हो रही है तो डिफाइनिंग फीचर है, और आउटसाइड द सेल है तो डिफाइनिंग फीचर अगर उसको हम नहीं कह सकते बेटा।
क्योंकि आप केमिकल्स तो कहीं भी करवा सकते हो, किसी बर्तन में करवा सकते हो, कहीं किसी ग्लास में करवा सकते हो, तो आप उसको डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म को वहां नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, ठीक है। हिमांशु, एनाबॉलिज्म क्या होता है? देखो सुनो, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है मेकिंग। मेकिंग का क्या मतलब है कि अगर हम CO2 और 12H2O से हम C6H12O6 ग्लूकोज बना ले। आपने एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन पढ़ी है ना? यस हिमांशु, हमने क्या किया, एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन किया, और उस फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर के ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज बना लेते हैं। और ये हुआ किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। और इसमें जब मेकिंग, कोई चीज बन रही होती है, जब उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एनाबॉलिज्म। बोलो, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जब कोई चीज बन रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और अगर कोई चीज टूट रही है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। इतना क्लियर है क्या बच्चों? हिमांशु, नाउ इज क्लियर। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें मेकिंग होता है, बनाते हैं हम कोई चीज, तो प्लांट्स क्या करते हैं? एनाबॉलिज्म करते हैं। और हम क्या कर रहे हैं बच्चों? कैटाबॉलिज्म कर रहे हैं। सर हाँ, मेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, वो बेटा उनके अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो बर्थ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, कब हो जाता है? बर्थ से ही शुरू हो जाता है। लेकिन उनका जो मैच्योरेशन होता है, और यानी वो एजुकेशन करेंगे, मैच्योरेशन जब होगा वो 12 to 13 इयर्स के बाद होता है। ठीक है अमन, 12 to 13 इयर्स के बाद मेल गैमेट्स मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले वो इमैच्योर रहते हैं और उनका एक फॉर्मिंग फेज ही चल रहा होता है, मैच्योरेशन होता रहता है। ठीक है, तो वो बर्थ से लेकर टिल डेथ एंड तक चलता रहता है। लेकिन जो मैच्योरेशन होता है वो 12 to 13 इयर्स के बाद होता है बच्चों के अंदर। क्लियर है? ओके, अब हम आगे समझेंगे इसके साथ में। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बेटा कॉन्शियसनेस। हम किसके बारे में बात करेंगे आज? कॉन्शियसनेस के बारे में। तो देखो, फोर्थ, देखिए तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? ओके, हिमांशु चौधरी भट्ट, आप क्या समझना चाह रहे हैं? डिफाइनिंग फीचर्स की बात कर रहे हैं बेटा। अभी मैं आपको इंक्लूड करके बताऊंगा कि क्या डिफाइनिंग फीचर है। तो देखो, फोर्थ, अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस ये बिल्कुल डिफाइनिंग फीचर है बच्चों। लिविंग बीइंग का पक्का वाला कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर। देखो, कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस का मतलब है आपको किसी ने कुछ बोला, आपने उसको फील किया, फिर आपने उसके लिए रिस्पोंड किया। अच्छी बात बोली तो आपने उसको अच्छा बोला, बुरी बात बोली तो आपने उसको बुरा रिप्लाई किया। तो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? अपने बारे में सोचना। ठीक है, अपने बारे में सोच करके हम रिप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने थप्पड़ मारा, अगर वो छोटा है तो आप उसे मारेंगे वापस। कॉन्शियसनेस बिल्कुल सही। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाइज हैं उनके अगेंस्ट जो हम रेस्पॉन्सेस करते हैं वो कॉन्शियसनेस है। तो क्या ये बोर्ड कॉन्शियसनेस है? मैं इसे टच कर रहा हूं तो ये भाग रहा है क्या? यहां से कहीं दूर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। लेकिन मान लो अगर मैं यहां किसी एनिमल को छूता तो वो भाग जाता। यस या नो? क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है खुद के लिए। और जो अपने बारे में सोच सकते हैं, और अगर हम क्या करेंगे बच्चों,
अगर खुद के अंदर देखेंगे कि अगर हमारे अपने बारे में कई बार जैसे आपको बोला घर पे, अरे अब की बार कोविड में तो आप लोग पास हो गए, लेकिन 12th के लिए बढ़िया प्रिपरेशन करनी है आपको, 11th के बाद में बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है नीट के लिए, तो आप अंदर ही अंदर अपने बारे में सोचने लगेंगे, ठीक है, कि हमें अब क्या करना है, हमें क्या डेवलपमेंट करना है। तो बेटा जो अपने लिए सोच ले उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, और सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल किसके पास होती है बेटा? ह्यूमन बीइंग्स के पास। किसके पास होती है बेटा? ह्यूमन बीइंग्स के पास, मनुष्य के पास। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे पास है, हमारे बारे में हम सोच सकते हैं। अब हम लोगों ने अपने आप सोचा, अरे अभी स्कूल्स तो चल नहीं रहे, तो कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चों को पढ़ाया जाए, बिल्कुल पढ़ाया जाए बेटा। तो व्हाट इज सबकॉन्शियसनेस माइंड? सबकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, बेटा इन सब का डिस्कस अपन कहां करेंगे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि हमारे ब्रेन में कुछ चीजें प्रेजेंट रहती हैं लेकिन हमें वो उतना याद नहीं रहती। कॉन्शियस माइंड हमेशा चीजों को याद रख लेता है। सबकॉन्शियस में इमेजेस रहती तो है लेकिन उतना हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस ये ब्रेन पे हम वहां बात करेंगे बच्चों, ठीक है, जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। यहां समझूंगा कॉन्शियसनेस रेस्पोंड करना है, रेस्पोंड करना है, respond against external या environmental stimuli, अभी क्लियर है बच्चों? एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट हमने क्या करना है बच्चों? रेस्पोंड करना है। और जब हम उसके एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रेस्पोंड करते हैं तो हमें ये वाली चीज समझ में आती है। इतना क्लियर है बच्चों? ओके, अब आगे हम चलेंगे यहां से। सर अब एक्चुअली डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? तो देखो मैं ऐसा कह सकता हूं, defining features। तो सबसे पहले हम डिफाइनिंग फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होगा डिफाइनिंग फीचर्स में? पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। दूसरा मेटाबॉलिज्म, क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म। कहां? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। और तीसरा ग्रोथ, और ये भी कहा होगी इंटरनल। बोलो ग्रोथ कहां होगी बेटा? इंटरनल। सेल के अंदर अगर ग्रोथ हो रही है तो इंटरनल ग्रोथ को हम क्या कह सकते हैं? डिफाइनिंग फीचर। इनसाइड द सेल मेटाबॉलिज्म हो रही है तो आप उसको डिफाइनिंग फीचर कह सकते हो। और ठीक है, तो इसके बाद बेटा अगर देखें अपन यहां पर तो मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल और कॉन्शियसनेस, है ना, ये वाली बात समझ में आ गई। अब आगे हम समझे यहां से तो ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ अगर इंटरनल है, मेटाबॉलिज्म क्या है बच्चों? इनसाइड द सेल है, और कॉन्शियसनेस, इनको हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं अपन, यहां से आगे चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि वो क्या है। तो इसके अंदर देखो बेटा, अब यहां से कौन नहीं है तो मैं रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकता हूं। रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर बिकॉज वो कुछ मेल जो लिविंग्स हैं उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो अपन उसको क्या कहते हैं बच्चों?
उसको अपन एक नॉन डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं कि जो डिफाइन नहीं कर रहा है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। क्लियर है बात यहाँ तक की बच्चों? ठीक है, आगे अब समझते हैं आगे। अब यहां से दूसरा पॉइंट शुरू होता है जिसको हम कहते हैं बेटा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स। बोलो क्या कहेंगे उसको बेटा? टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स, ये दो टर्म्स हैं बच्चों। एक तो कौन सी टर्म है बच्चों? टैक्सोनॉमी, और दूसरा है बच्चों सिस्टेमैटिक्स। सॉरी प्लांट बिल्कुल होती है, प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूअस होती रहती है थ्रू आउट लाइफ। देखो, और हमारे अंदर एक लिमिटिंग एज तक। अब यहां तक देखो बच्चों, जो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स है, ठीक है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स है, इसके अंदर सबसे पहले समझो बच्चों, टैक्सोनॉमी एक बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर हमें क्या करने वाले हैं वो कैसे समझना है। समझो, टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप लोगों ने एक चीज समझा होगा, ठीक है, कि किसी भी चीज को डिवाइड करने के लिए, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए एक फिनोमिना, एक या एक रूल होना चाहिए। जैसे सपोज करो, आप लोगों ने सुना होगा कि आज तक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हुए, बहुत अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस है, और उन क्लासिफिकेशन के बेस पर हम प्लांट्स को और एनिमल्स को डिफाइन करते हैं। तो देखो बेटा, टैक्सोनॉमी में आपने देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आपको पता होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, तो मुझे इतना बताओ कि ये सारे के सारे जो ग्रुप्स बनाए गए, ये सारे के सारे जो टैक्सोन बनाए, इन सब के अंदर अगर आप देखो ये जो किंगडम्स हैं बच्चों, तो ये क्या एक ही कैरेक्टर पे है या अलग अलग कैरेक्टर पे है? बहुत अलग अलग कैरेक्टर। मोनेरा बहुत छोटे थे, माइक्रोस्कोपिक थे, ठीक है बच्चों। प्रोटिस्टन्स वो आए जिनमें प्लांट और एनिमल जैसे दोनों कैरेक्टर्स थे। फंगीज वो आए जो सैप्रोफिटिक नेचर के थे। तो यानी को टेक्स एक अरेंजमेंट किया गया, एक डिवाइडेशन किया गया, जिसके बेस पर हमने समझा कि टैक्सोनॉमी है। तो देखो, टैक्सोनॉमी में हम प्रिंसिपल और प्रोसीजर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, और वो प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना होता है किसी भी टैक्सोन को डिवाइड करने के लिए या उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब समझो, यहां से सबसे पहले आप समझो, जैसे सपोज कीजिए आपने एक प्लांट को डिस्कवर किया, इसको डिस्कवर किया बच्चों, आप लोगों ने एक प्लांट को डिस्कवर किया। अब उस प्लांट को डिस्कवर करने के बाद आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता है कि उसे कहां हम एल्गी में प्लेस करें, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म में प्लेस करें। तो आपको सबसे पहले, अगर आप यू आर ए टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट बहुत मेहनत करते हैं बच्चों, अगर आप एक टैक्सोनॉमिस्ट हैं तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स को मेजर करेंगे कि उसकी लीव्स कैसी हैं, उसकी रूट्स कैसी हैं, उसका हैबिटेट कैसा है, वो रिप्रोडक्शन किस प्रोसीजर से करता है, उसमें फ्रूट आते हैं या नहीं आते। ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो टैक्सोनॉमी में क्या कर सकते हैं, अब कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, टैक्सोनॉमी the study of principle
and procedure of classification। ठीक है बच्चों, ऑफ क्लासिफिकेशन। आप सुनो बच्चों, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। ये दो चीजों को याद रखो बच्चों, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। आपके घर पर, सबके घर पर अगर आप लोग देखेंगे तो सबका जो सामान, जो अरेंजमेंट है अपने घर को जचाने का, जमाने का, वो एक डिफरेंट टाइप्स का होता है। कैसा होता है बेटा? डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो टैक्सोनॉमी में भी हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग टैक्सोन्स बनाते हैं और फिर उन टैक्सोन के बेस पर ही हम उनको बेटा क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज को अगर हमें पहचानना होगा तो उसका क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन। फिर कैरेक्टराइजेशन, और देन क्लासिफिकेशन। या इसको अपन नोमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, नेमिंग। ठीक है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर। अब सुनो, जब भी आपको किसी स्पीशीज को ढूंढना है, ठीक है बच्चों, जब भी आपको किसी स्पीशीज को ढूंढना है और उसको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करोगे। तो कैरेक्टर्स को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को, जो बाहर से जो हमें दिखाई दे रहे हैं, विजिबल कैरेक्टर्स को नोट करेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जैसे प्लांट की हाइट कितनी है, एनिमल की हाइट कितनी है, उसके पास कितने हाथ पैर हैं, प्लांट्स में कैसी ब्रांचेस हैं, रेसिमोस है या काइमोस इनफ्लोरेसेंस है, टैप रूट है या फिर उसके पास में कैसी बेटा आपकी फाइब्रस रूट है। इनके बेस पर अपन क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन होगा बेटा, क्या होगा बच्चों, आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद अपन देखते हैं कैरेक्टराइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों उसको अपन, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टर्स क्या है, कि उसके लीव्स का कलर कैसा है, लीव्स में आप देख अरेंजमेंट कैसा है बच्चों, उसके अंदर आप देख रहे हो कि उसका रूट्स का पैटर्न किस तरह का है। तो ये सारी चीजें कैरेक्टराइजेशन कहता है। क्या कहलाएगा, कैरेक्टर। या फिर वो जैसे एनिमल है तो वो वाटर में प्रेजेंट है या कहां वो लैंड पे पाया जाता है, ये दोनों जगह पाया जाता है। जैसे एम्फीबियंस होते हैं, कौन होते हैं बच्चों, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियन दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, वो वाटर में भी प्रेजेंट होंगे और लैंड पर भी प्रेजेंट होंगे। इतना क्लियर है बेटा, कैरेक्टराइजेशन। इसके बाद हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे या नोमेनक्लेचर करेंगे कि भाई उसका कैसे नाम है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। इंडिका, बताओ किसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो। हिमांशु, अमन आल्सो, मैंगो का। तो बेटा मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका क्यों रखा गया, कुछ और रख लेते ना, हम तो आम कहते हैं उसको कॉमन भाषा में। तो मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका इसीलिए रखा गया बच्चों कि जिससे हम ये कर सकें कि जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी अलग अलग लोग हैं, वो सब मैंगो को एक ही नाम से जाने। और उसका नाम क्या रहे बेटा, मैंजीफेरा इंडिका। क्या रहने वाला है बच्चों, मैंजीफेरा इंडिका। लेकिन अगर आप देखें तो उसे क्लासिफाइड किया गया है कि बेटा उसकी फैमिली अलग है, उसके अंदर आप जीनस अलग देखते हो, स्पीशीज अलग लिख रखा है उसके अंदर, उसका किंगडम है। तो ऐसे ही
आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों? आइडेंटिफिकेशन, फिर कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों? ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कौन बताएगा? बिल्कुल सही है बेटा, हिमांशी, अमन, सही है। कैरोलस लीनियस। अच्छा, कैरोलस लीनियस का पूरा नाम बताओ। बताओ बच्चों, कैरोलस लीनियस का पूरा नाम। कैरोलस लीनियस का पूरा नाम किसको पता है? कैरोलस लीनियस, उसका पूरा नाम था बच्चों कार्ल, लिख लीजिए, कार्ल वॉन लीनियस। क्या नाम था बेटा उनका? कार्ल वॉन लीनियस। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैरोलस लीनियस या कार्ल लिने भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे बेटा कार्ल वॉन लीनियस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं बच्चों इसको अपन? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर? अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे बेटा, तो कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। आप में से कितने लोग बता सकते हैं हाउ मेनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? कितने होते हैं बच्चों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? क्या होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? का मतलब होता है उनको हम कैरेक्टराइज को डिवाइड करेंगे सिमिलरली और डिसिमिलर बेस पर। ठीक है बच्चों? हाँ, तो उनको आप बताइए कि कैसे अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपने पढ़ी है बच्चों? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है 7। कितनी होती है बच्चों? 7। तो सबसे पहले अगर हम देखें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं 7 टाइप्स में। तो जो इनका अरेंजमेंट है उसके बेस पर देखो, सबसे पहले आप लोगों ने सबसे हाईएस्ट सुना होगा, पहला किंगडम। फर्स्ट कौन सा है बच्चों? किंगडम। दूसरा फाइलम या डिवीजन। तीसरा क्लास। चौथा ऑर्डर। पांचवा फैमिली। छठा जीनस और सातवां स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं बच्चों, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अपन बताएंगे। तो देखो, किंगडम सबसे बड़ी है, फाइलम और डिवीजन। अच्छा, मैंने यहाँ फाइलम और डिवीजन क्यों लिखा है बताइए कोई? एक ही नाम लिख देते हम, हमने दो नाम क्यों लिखे? बताओ, अगर हम इसको दो नाम क्यों लिखे इसके साथ में, फाइलम और डिवीजन, क्यों? नहीं पता? देखो, फाइलम
यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए और डिवीजन यूज किया जाता है फॉर प्लांट्स। इतना याद रख लेंगे बच्चों, तो मैं लिख देता हूं डिवीजन यूज्ड फॉर प्लांट्स। और फाइलम किसके लिए यूज होगा बच्चों? एनिमल्स के लिए। क्लियर है? एनिमल एंड प्लांट। इसके बाद देखो बच्चों किंगडम, जैसे आपने लोगों ने ह्यूमंस में सुना होगा कि हमारा जो किंगडम होता है वो कौन सा है बच्चों? वी आर कोऑर्डिनेट या नॉन कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट। या हम कैसे बच्चों? एनिमलिया या प्लांटी? बिकॉज आपने देखा होगा कि किंगडम में दो आते हैं, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। तो हमें किसमें रखा गया है? एनिमेलिया में। कहां रखा गया है बच्चों? एनिमेलिया। फिर उससे छोटी यूनिट है फाइलम, कोऑर्डिनेटा। फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। ह्यूमन का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो बच्चों सबसे बड़ा वी आर एनिमल्स, तो एनिमेलिया लिखे बच्चों, एनिमेलिया। हमारा यहां पर आप देखेंगे बेटा किंगडम एनिमेलिया। दूसरा फाइलम क्या होगा बच्चों हमारा यहां पर? कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा का मतलब जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्री कॉलम प्रेजेंट होती है उनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्लास मैमेलिया क्या होती है बच्चों? क्लास मैमेलिया, बिकॉज वी हैव मैमरी ग्लैंड्स। नहीं आज ही खत्म नहीं करेंगे, अभी तो अपन इसका और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें भी टैक्सोनॉमिक एड्स भी हैं, उनको भी बात करेंगे। देखो मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। ठीक है, वैसे ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है ना हिमांशु, याद होगा आपको। लेकिन आज ही हम अभी इसके टैक्सोनॉमिक एड के बारे में भी बात करेंगे और एक क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। तो देखो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोऑर्डिनेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। सही है ना? याद रखिए बात। तो इस तरह से इसका हमने जो डिवीजन किया है, क्या किया है हमने यहाँ पे? डिवीजन किया है। तो ये किसके बेस पर किया है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बेस पर। किसके बेस पे किया है बच्चों? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बेस। क्लियर है? ठीक है। इसके साथ आप लोग एनसीईआरटी को भी रीड कर लेना। कितने लोग एनसीईआरटी है दिखाओ एक बार, कितने लोगों के पास एनसीईआरटी है? हिमांशु, वेयर योर एनसीईआरटी? हिमांशु, आपकी एनसीईआरटी कहाँ है? मुस्कान, सबके पास है अपनी एनसीईआरटी? वेरी गुड, मुस्कान के पास है। ठीक है, ओके बच्चों, वेरी गुड। कंटिन्यू करें बेटा एनसीईआरटी के साथ, आगे अपन और इसको डिटेल करेंगे। थैंक यू।